हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो बहुत सारे बच्चों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम आपको ये बताएं कि 11th स्टैंडर्ड के कौन से टॉपिक्स पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे 11th से प्रमोट होकर 12th में जा चुके हैं उन बच्चों को ये चीज बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि 11th का बेसिक अगर क्लियर नहीं होगा तो 12th आपको समझ में नहीं आएगी। तो 12th की पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं जानती हूँ आप लोग बहुत एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा 12th की पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि 12th की पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप लोग पहले 11th का पढ़ाई जो बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है वो कंप्लीट कर लो और फिर उसके बाद आप अपना 12th का पढ़ाई स्टार्ट करो। देखो इतने दिन तो आप रुके ही थे, तो मई मंथ का भी आप पूरा टाइम 11th का बेसिक क्लियर करने में यूज करो और फिर जून से आप अपनी 12th की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड। 11th स्टैंडर्ड के लिए कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलो यहाँ पर देखो, मैंने आपको एकदम क्लियर कट इंडेक्स विजिबल करके दिया है, क्लास 11th का इंडेक्स और क्लास 12th का इंडेक्स। कितने सारे बच्चों ने तो इस साल टेक्स्ट बुक भी नहीं खरीदी थी 11वीं की और उनका साल ही खत्म हो गया। तो जो बच्चे 10वीं से 11वीं में आ रहे हैं और जो बच्चे 11वीं से 12वीं में जा रहे हैं, दोनों के लिए 11th स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं से 11वीं में आ रहे हो और अगर आप 11th से 12th में जा रहे हो तो दोनों के बीच की कड़ी है 11th स्टैंडर्ड। और जब तक आपका 11th का बेस क्लियर नहीं हो जाता तब तक आपको 12th समझ में नहीं आएगी। तो 11th स्टैंडर्ड का अगर वैसे देखा जाए तो सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उनमें से भी अभी देखो जैसे टाइम आपके पास बहुत कम बचा है और आपको 12th की पढ़ाई भी जल्दी जल्दी स्टार्ट करनी है, तो मैम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बार बार बोल रही हूँ कि सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है 11th स्टैंडर्ड के, लेकिन उनमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डायरेक्टली 12th के साथ कनेक्टेड है, मैं उन टॉपिक्स के आपको यहाँ पर नाम बता रही हूँ जो आपको ऑप्शन में छोड़ने का ऑप्शन ही नहीं है, वो आपको कंपलसरी करना ही करना है। ओके, तो देखो अगर आप मेरे हिसाब से समझो तो देखो ये जो स्टार्टिंग के 4 चैप्टर्स है, ये 4 चैप्टर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपने इन 4 चैप्टर्स को हाथ नहीं लगाया है, आपने इसमें से कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट करो। अपना चैप्टर नंबर 5 पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लो। चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए के बारे में बताया गया है जो कि आपके 12th स्टैंडर्ड के 4th चैप्टर से कनेक्टेड है। इस चैप्टर में जो डीएनए की इंफॉर्मेशन है, जो आरएनए की इंफॉर्मेशन है, वो आपके 12th स्टैंडर्ड के 4th चैप्टर से कनेक्टेड है। तो अगर आपको 11th स्टैंडर्ड का बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर नहीं आया तो 12th स्टैंडर्ड का आपको 4th चैप्टर नहीं आएगा। सो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका सेल डिवीजन चैप्टर वेरी 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 इंपॉर्टेंट इट इज फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम 12th पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें आप सेल डिवीजन की बात करते हो। ये चैप्टर आपके 12th स्टैंडर्ड के 1st चैप्टर, 2nd चैप्टर, 4th चैप्टर, हर एक चैप्टर के साथ जुड़ा हुआ है। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन, सेल डिवीजन, सारे टॉपिक्स आपके सेल डिवीजन से जुड़े हुए हैं। सो प्लीज सेल डिवीजन को बिल्कुल भी ऑप्शन में मत छोड़ना। चैप्टर नंबर 5, 6, 7 बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को प्लांट्स के बारे में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है तो वो लोग 8th चैप्टर कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये जो 8th चैप्टर है ये आपके इन 2 चैप्टर से जुड़ा हुआ है, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 से। तो आपका 11th स्टैंडर्ड का जो 8th और 9th चैप्टर है, 8th और 9th चैप्टर, ये आपके 6th और 7th चैप्टर से जुड़े हुए हैं। फिर बारी आती है एनिमल टिश्यू की। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी ऑप्शन में छोड़ने के लिए, क्योंकि इसमें आपको बेसिक टाइप के टिश्यूज के बारे में बताया गया है और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टिश्यू डिस्कस किया गया है वो है न्यूरल टिश्यू, यानी कि न्यूरॉन्स। और ये चैप्टर आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को बिल्कुल भी ऑप्शन में मत छोड़ना, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में अगर आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी ब्रेन के बारे में अच्छे से समझना है तो आपको न्यूरॉन्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए और उसके लिए आपको ये चैप्टर कंपलसरी पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद एनिमल टाइप कॉकरोच, इसके बारे में अगर आपने ज्यादा नहीं भी पढ़ा तो भी चलेगा, लेकिन इसका सिर्फ सर्कुलेशन सिस्टम आप अच्छे से कर लेना क्योंकि ये आपके चैप्टर नंबर 8 से कनेक्टेड है। फिर फोटोसिंथेसिस आपके 12th में डायरेक्टली नहीं है, फोटोसिंथेसिस से कोई भी टॉपिक 12th में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है, लेकिन एंट्रेंस के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। तो और ये बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अगर ये आपका पहले पढ़ के हो चुका है तो ठीक है, लेकिन अगर पहले पढ़कर नहीं हुआ है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा करके बाद में कवर कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत नहीं है। फिर आपका आता है रेस्पिरेशन चैप्टर। ये चैप्टर मैं बहुत इंपॉर्टेंट बोलूंगी क्योंकि देखो रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर, और यहाँ पर देखो 12th स्टैंडर्ड में भी आपको रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन दिया गया है, दोनों एकदम
एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर हैं। सो ये चैप्टर आपको बिल्कुल ऑप्शन में नहीं छोड़ना है। ह्यूमन न्यूट्रिशन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है तो और इंटरेस्टिंग है। आप एलिमेंट्री कैनाल, माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन के बारे में 9-10 से पढ़ते आ रहे हो, तो ये चैप्टर पढ़ने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। सो आप ह्यूमन न्यूट्रिशन भी पढ़ सकते हो, हम ये भी अपने चैनल पर पढ़ाएंगे। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका डायरेक्ट आपको 12th स्टैंडर्ड में डायरेक्ट यूज नहीं है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके छोटे छोटे पार्ट आपको 12th में यूज किए गए हैं। मतलब 11th का कुछ बेसिक्स ऐसा है जो आपको टुकड़ों टुकड़ों में 12th में समझाया गया है। सो ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। स्केलेटन एंड मूवमेंट अगर आपने नहीं किया तो भी चलेगा, इसका बेसिक नॉलेज ले लेना। स्केलेटन एंड मूवमेंट का अगर आप बेसिक नॉलेज समझ लोगे, वर्टिब्रल कॉलम में कितने वर्टिब्रा होते हैं, कितना सेक्शन होता है, ये सब समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, ये भी आपके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से जुड़ा हुआ है, स्पेशली वर्टिब्रल कॉलम वाला सेक्शन। सो प्लीज वर्टिब्रल कॉलम और छोटे छोटे बोन्स और कार्टिलेज के बारे में पढ़ लेना। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आएगा पढ़ने में। सो यहाँ पर मैंने टोटल कितने चैप्टर्स मार्क किए हैं 11th स्टैंडर्ड के? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6 चैप्टर्स ये हो गए। 13, 14, 15, 3 चैप्टर्स ये हो गए, यानी कि 9 चैप्टर्स आपको टोटल कंपलसरी करने ही करने पड़ेंगे। इसके लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो मैं क्यों बोल रही हूँ आपको ये सब करने के लिए। सीईटी जो बच्चे देना चाहते हैं, जो बच्चे आगे जाके साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जिनको IISc का एग्जाम क्रैक करना है, जिनको आईसर का एग्जाम देना है, जिनको बड़े बड़े नाइसर इंस्टीट्यूट में जाना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, ये सब क्या है, ये सब समझने के लिए मैंने करियर गाइडेंस के ऊपर वीडियो बनाई थी। व्हाट आर द डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज। देखो बहुत सारे साइंस के ऐसे बच्चे होते हैं जिनको डॉक्टर या इंजीनियर बनने में इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन उनको साइंटिस्ट बनना होता है, उनको बीमारी का इलाज ढूंढना होता है, उनको मेडिसिन ओपन करना होता है, मेडिकल शॉप ओपन करने होते हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटीज है। तो अगर आपको साइंस के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, 11th स्टैंडर्ड के बच्चे स्कॉलरशिप का एग्जाम दे सकते हैं, KVPY, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप का एग्जाम होता है जो 11th स्टैंडर्ड के बच्चे दे सकते हैं। तो इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन, इन अलग अलग कोर्सेज के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी करियर गाइडेंस के वीडियो में बताया है। तो अगर आपको करियर गाइडेंस की वीडियो देखनी है कि आपके 12th के बाद क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, तो आप प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करो। यहाँ पर मैंने आपको करियर अपॉर्चुनिटीज की लिंक दी है। मैं बार बार एक चीज बोलूंगी कि आपको 12th में बताने का कोई फायदा नहीं है कि 12th के बाद क्या करियर बन सकता है। आपको अभी से पता होगा। 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड में अगर आपको पता है कि आपके आगे क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, तो मेरा ये मानना है कि बच्चे पहले से फिर उस हिसाब से मेहनत करते हैं। अगर आपको अभी से ही पता नहीं है तो आप आगे भी मेहनत नहीं कर पाओगे, या जब पता चलेगा तब तक बहुत लेट हो जाएगा। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज करियर अपॉर्चुनिटीज की वीडियो देखो और उसके हिसाब से आप अपना तैयारी स्टार्ट करो। आपको ब्रेक बिल्कुल नहीं लेना है, वेकेशन बिल्कुल नहीं लेना है। आप बीच बीच में एक एक दिन की छुट्टी ले सकते हो, चीट डे ले सकते हो, लेकिन आपको टोटल 1 महीने के वेकेशन में नहीं जाना है। तो देखो यहाँ पे देखो, ये आपको 2021 का सीईटी का सिलेबस है। 11th स्टैंडर्ड में से बायोलॉजी एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसके 11th में से 20 MCQ पूछे जाते हैं और 12th में से 80 MCQ पूछे जाते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा MCQ 11th के टॉपिक्स में से बायो सब्जेक्ट में आते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी के लिए, देखो मैंने यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का भी बताया है। ये 2021 का सिलेबस है, सीईटी का 11th स्टैंडर्ड का 2021 का सिलेबस है। देखो सीईटी एक ऐसा एग्जाम है जो इंजीनियरिंग और फार्मेसी के लिए एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, और सीईटी में सिर्फ और सिर्फ 11th और 12th का ही सिलेबस आता है। महाराष्ट्र बोर्ड का 11th और 12th का सिलेबस आता है। आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़नी पड़ती, आपको JEE की तैयारी नहीं करनी पड़ती, आपको नीट की तैयारी नहीं करनी पड़ती। आप सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड की तैयारी करके अपना एडमिशन ले सकते हो। तो 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड दोनों में से टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो 2021 में जो सीईटी होने वाला है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के कौन से टॉपिक्स आएंगे वो आपको यहाँ पर दिया गया है। मैं आपको स्पेशली बायोलॉजी का बता रही हूँ। बायोलॉजी का आपको बायोमोलिक्यूल्स, जैसे कि मैंने बोला, करना बहुत जरूरी है। चैप्टर नंबर 6 ये ऑलरेडी मैंने अपनी चैनल पर कंप्लीटली अपलोड कर दिया है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर हमारी चैनल पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। फिर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम ये भी अपलोड करेंगे। ह्यूमन न्यूट्रिशन, जो बहुत सारे बच्चों ने बोला था मुझे मैम ह्यूमन न्यूट्रिशन स्टार्ट करो, तो मैं अभी नेक्स्ट ह्यूमन न्यूट्रिशन चैप्टर स्टार्ट करूंगी। फिलहाल सेल डिवीजन चल
रहा है। और फिर उसके बाद एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, ये 4 चैप्टर्स 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग सीईटी में आएंगे 11th स्टैंडर्ड से, और 12th स्टैंडर्ड का पूरा सिलेबस आपको करना है जो नॉन डिलीटेड पार्ट है। सो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज 11th स्टैंडर्ड को हल्के में मत लो। आपने 11th स्टैंडर्ड का ईयर पूरा ऐसे ही निकाल दिया, ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करने में कितने सारे बच्चों ने तो ज्वाइन भी नहीं किया था। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, 11th स्टैंडर्ड का आपके पास जितना भी टाइम है आप पहले बेस क्लियर कर लो, जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कवर कर लो, क्योंकि बिना 11th के आपकी 12th बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं हो सकती। अगर ट्रेन का पहला डब्बा ही जो अलग हो जाए इंजन से, तो बाकी की ट्रेन चलेगी क्या? नहीं चलेगी। इंजन का होना बहुत जरूरी है, और ये आपका 11th स्टैंडर्ड जो है ये आपका इंजन है, ये आपकी ट्रेन को यानी आपके करियर को आगे लेकर जाएगा। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ एक राजधानी एक्सप्रेस के जैसे फास्ट स्पीड में भागे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इंजन एकदम सॉलिड होना चाहिए, एकदम स्ट्रांग होना चाहिए, यानी कि आपका बेस बहुत अच्छा होना चाहिए। सो बेस को क्लियर करो, 11th स्टैंडर्ड के टॉपिक्स कवर करो, और उसके बाद ही 12th का टॉपिक स्टार्ट करो। जो बच्चे पूछते हैं मैम हम टाइम कैसे मैनेज करें, तो अभी आपके पास दिन भर का टाइम होता है। आप 4 घंटा 11th स्टैंडर्ड के लिए दो, 4 से 6 घंटे 11th की पढ़ाई करो, 2 घंटे 12th की प्रिपरेशन के लिए दो, और बाकी के 2 घंटे आप अपनी सीईटी नीट की तैयारी के लिए दे सकते हो। इस तरीके से आपको दिन में 12 घंटे पढ़ना है। आप खुद का टाइम टेबल बनाओ, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है। 4 घंटा 6 घंटा आपको 11th पढ़ना है, और 2 घंटा आपको 12th पढ़ना है, और 2 घंटा आपको एंट्रेंस के लिए देना है। तो इस तरीके से आपका सारा सिलेबस हो जाएगा। किसी भी चीज का टेंशन मत लो, बस पढ़ाई करो, क्योंकि उसी से आगे आपकी लाइफ अच्छी हो सकती है। एक मिडिल क्लास स्टूडेंट के लिए पढ़ाई ही सक्सेस का जरिया है। सो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, स्पेशली आपके जूनियर्स के साथ जो 10th और 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं। और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही अपडेटेड नोटिफिकेशंस, अलग अलग पीडीएफ और अलग अलग इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। बहुत जल्द हम 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी सरप्राइज वीडियोज लाने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारी चैनल के साथ, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। और एक चीज, जो बच्चे अभी 11th से 12th में जाने वाले हैं, अभी के लिए आप लोग अपना 11th का सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि बहुत जल्द जून मंथ में हम आपके लिए लाइव जूम सेशन स्टार्ट करने वाले हैं विथ वेरी मिनिमम कॉस्ट। बहुत कम फीस में हम आपके लाइव लेक्चर स्टार्ट करेंगे जून मंथ में। तो जो बच्चे उस बैच को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं वो लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, हम उसकी भी सारी डिटेल्स आपको जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे, और आप अपने आप को फिर एनरोल कर पाओगे। लाइव सेशन में क्या होगा, कौन से लेक्चर होंगे, कैसे पढ़ाया जाएगा, ये हम आपको सब बताएंगे। बस आप पहले अपना 11th का बेस क्लियर कर लो, और 11th के सारे बेसिक्स टॉपिक हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, बायो और फिजिक्स के, और बाकी भी हम कर रहे हैं। सो बने रहिए ज्ञान लैब चैनल के साथ। मिलते हैं जल्दी। कीप सपोर्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर दिस चैनल as much as possible. Thank you. Stay tuned. See you soon.